हाँ, भारत न्यूज़ लाइव की तरफ से मैं कार्यक्रम में यहाँ मीटिंग हो रही है और जिसमें कि टीयूसीसी के दो पदाधिकारी आए हुए हैं, मिस्टर तिवारी और मिस्टर अकेला। तो एक बहुत अच्छा एक विचार यहाँ गोष्ठी चल रही है क्योंकि अधिवेशन भी होने वाला है, उसमें एक बहुत ही अच्छी चर्चा होने वाली है। और हमारे जो क्षेत्रीय जो हमारे नमस्कार, मैं राजकमल भारत न्यूज़ लाइव पे से। और आज यहाँ हरिद्वार में एक बहुत अच्छी बैठक की गई है और हमारे बीच में एसपी तिवारी जी जो कि राष्ट्रीय महासचिव टीयूसीसी के हैं और अकेला जी भी हमारे बीच में हैं। लेकिन मैं सबसे पहले मैं तिवारी जी से कुछ बातें करना चाहूँगा इस मीटिंग के बारे में। तो आइए खास मुलाकात एक तिवारी जी के साथ करते हैं। तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है भारत न्यूज़ में। जी नमस्कार। और ये आज की जो ये मीटिंग हुई है इसके बारे में पूछना चाहता हूँ कि अभी आपने जो बात कही है कि हरिद्वार क्षेत्र में एक बहुत बड़ा अधिवेशन करना चाह रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान के लोग भी यहाँ आना चाहेंगे, मजदूर वर्ग के जितने भी प्रतिनिधि होंगे, तो उसके बारे में जब विस्तार से हमारे चैनल को बताएंगे आप। देखिए, ऐसा है कि ये एक ऐसी तपोभूमि है जहाँ से गंगोत्री से गंगा निकल करके भारत की संस्कृति की एक नई विरासत पूरी दुनिया में फैलाती है। और टीयूसीसी चूँकि आज के दिन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों को लेकर एक नए राष्ट्र निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है और उस राष्ट्र निर्माण के लिए टीयूसीसी ने एक उद्देश्य तय किया है कि 2022 में 1 करोड़ सदस्यता अभियान हम करेंगे। उस अभियान को सफल बनाने के लिए हम लोगों ने यह तय किया है, टीयूसीसी की केंद्रीय कमेटी ने, कि हरिद्वार में एक राष्ट्रीय बैठक हम आहूत करेंगे। उस राष्ट्रीय बैठक में हमारे सारे राष्ट्रीय पदाधिकारी उपस्थित होंगे और उस राष्ट्रीय बैठक के माध्यम से ये मिशन 1 करोड़ को कैसे हम सफल बनाएं, उसके साथ साथ हरिद्वार और हरिद्वार के पास भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में टीयूसीसी के माध्यम से असंगठित मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा दिलाने और असंगठित मजदूरों को संगठित करने का एक बड़ा भगीरथ प्रयास हम शुरू करने के लिए आज की इस बैठक में यहाँ उपस्थित हुए हैं। अब प्रश्न ये है कि जो एक बड़ा मजदूर तबका है, आपको मालूम ही है कि संगठित क्षेत्र में हमारे पूरे देश में आज के दिन में केवल 2.5 से 3 करोड़ मजदूर काम करते हैं, जबकि बाद बाकी 51-52 करोड़ मजदूर असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। और ये जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, इसमें बहुत एक बड़ा तबका प्रवासी कामगारों का है जो एक राज्य से निकल के दूसरे राज्य में रोजगार की तलाश में अपने परिवार को छोड़ के जाते हैं, जिनको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी पिछले लॉकडाउन के पीरियड में। सरकारों के पास, न तो केंद्रीय सरकार के पास न तो राज्य सरकार के पास कोई डाटा नहीं था, जिसके चलते राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि हम मदद उनको कैसे करें। मामला उच्चतम न्यायालय तक गया। हमने केंद्रीय स्तर पर सारे ट्रेड यूनियंस ने मिल करके भारत सरकार से बातचीत की, श्रम मंत्रालय से बातचीत की और उसके बाद माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सानिध्य से एवं हमारे बहुत ही चर्चित माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव के प्रयासों से पिछले 24 अगस्त को ई श्रम पोर्टल लॉन्च हुआ भारत में। और अब तक जो सूचनाएं उपलब्ध हैं उससे ये मालूम पड़ रहा है कि करीब 25-26 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूर अब तक उसमें जुड़ चुके हैं। तो हमारा ये भागीरथ प्रयास है कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि एक गांव के कोने में बैठा हुआ एक गरीब मजदूर, उसको सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिले, उसको भी समाज में जीवन जीने का रास्ता मिले। हम चूँकि नेताजी सुभाष की विचारधारा को लेकर जन जन तक जाने का काम करते हैं, हम उनके आदर्श को, उनके राजनीतिक दर्शन को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो हमारी, चूँकि हम लोग राष्ट्रवाद से जुड़े हुए हैं, तो हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि इस भगीरथ प्रयास को लेकर के हम ज़्यादा से ज़्यादा असंगठित मजदूरों को ई श्रम पोर्टल में एकत्रित करें, उनको संगठित करें, उनको सामाजिक सुरक्षा दिलाएं, ताकि नेताजी सुभाष का जो मिशन था भारत के नवनिर्माण का,
और नए राष्ट्र के निर्माण का, उस निर्माण को हम पूरा कर सकें और समाज में खास करके श्रमिक जगत में मजदूरों को एक नई दशा और दिशा प्रदान करने में हम अपनी भूमिका को सार्थक बना सकें। तिवारी जी, मैं एक जानकारी और लेना चाहूँगा आपसे। मैं, जैसा कि आपने मुझे बताया कि संगठित और असंगठित, इन दोनों में अंतर क्या है, कौन कौन से लोग इसमें आते हैं, इसके बारे में ज़रा चैनल को विस्तार रूप से बताइए। देखिए, संगठित में ये है कि जिनका कार्य क्षेत्र निर्धारित है, पहला। दूसरा है कि जिनको सामाजिक सुरक्षाओं का लाभ मिलता है, जहां कानून, श्रम कानून लागू होते हैं, उनको हम संगठित क्षेत्र मानते हैं। जैसे किसी फैक्ट्री में काम करते हैं आप, वहाँ तय है कि 8 घंटे आपको काम करना है, 6 दिन काम करना है, 7वें दिन आपको अवकाश मिलेगा। 8 घंटे से ज़्यादा आप काम करेंगे तो आपको ओवर टाइम का पैसा मिलेगा। आप को जो सार्वजनिक छुट्टियां हैं उस दिन आपको छुट्टी मिलेगी। कंपनी अगर आपसे काम करवाती है तो उसको डबल रेट पर काम करवाना पड़ेगा और साल में आपको एक अवकाश मिलता है। आपके जो पूरे साल में आप जितने दिन काम किए रहते हैं उसके आधार पर जो फैक्ट्रीज एक्ट में प्रोवाइडेड है उसके अनुसार आपको मिलता है। तो ये जो सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं वो श्रम कानूनों के आधार पर आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं। दूसरा, दो जो भारत की जो सबसे मुख्य सामाजिक सुरक्षाएं हैं वो है एक कर्मचारी राज्य बीमा निगम के द्वारा उनको चिकित्सा का लाभ और उनको सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलता है, और दूसरी तरफ भविष्य निधि का लाभ उनको हमारे ईपीएफओ की तरफ से मिलता है। तो इस तरह से देश के जितने भी कानून हैं वो सारे कानून जहां लागू होते हैं या कम या ज़्यादा लागू होते हैं उनको हम मान लेते हैं कि वो संगठित क्षेत्र है। और असंगठित क्षेत्र ये है जहां देश के श्रम कानून लागू नहीं होते। जैसे निर्माण मजदूर है तो निर्माण मजदूर को न्यूनतम वेतन मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वहाँ कानून लागू ही नहीं होते जगह जगह पर, और उनका कार्य का क्षेत्र भी स्पेसिफाइड नहीं है। आज एक मजदूर हरिद्वार में काम कर रहा है, वहाँ बिल्डर अपनी बिल्डिंग बना रहा है, कल वो बिल्डिंग खत्म हो गई, वो बिल्डर चला गया गाजियाबाद, वही मजदूर को ले जाके वो गाजियाबाद काम करा रहा है, परसों पंजाब चला गया, उसके बाद वाले दिन राजस्थान चला गया। तो इसलिए कार्य क्षेत्र निर्धारित नहीं है, एक। दूसरा क्या है कि वो मजदूर भी है, 2 महीना काम किए चले गए वापस, फिर वो जा कर के गाँव से कुछ मजदूर को पकड़ के लाए, उनसे काम करवा रहे हैं। तो इसलिए मजदूर का भी स्पेसिफिकेशन नहीं है कि वो एक ही जगह पर काम करेगा। तो न तो कार्यक्षेत्र निर्धारित है, न तो मजदूरों की रेगुलरिटी निर्धारित है, न तो उनका मिनिमम वेजेस निर्धारित है, न तो श्रम कानून वहाँ लागू होते हैं। तो ऐसे तमाम क्षेत्रों को, इसी तरह से हमारे डेली वेजर्स हैं, इसी तरह से आप देख लीजिए कि जो दुकानों पर काम करने वाले हैं, जो पल्लेदारी करते हैं, ऑटो चलाते हैं, आपके प्राइवेट व्हीकल्स चलाते हैं, आपके दिहाड़ी मजदूर का काम करते हैं, इनका सबका एक ही जैसा है जिसमें इनको कोई कानून का लाभ नहीं मिलता है। कानून देश में तो 44 है लेकिन श्रम कानूनों का कोई लाभ इनको नहीं मिलता। अतः हम इसी के हिसाब से इनको बाइफार्केट करते हैं और संगठित असंगठित की परिभाषा में परिभाषित करते हैं। एक बात और पूछना चाहूँगा कि इसमें सबसे ज़्यादा योगदान जो ट्रेड यूनियंस हैं, जैसे टीयूसीसी की बात करते हैं, इसका क्या योगदान है, क्या सहयोग है, किस तरीके से ये अपनी सेवाएं उन तक प्रोवाइड मजदूर तक पहुंचाएगी या उनकी योजनाओं का लाभ उन तक कैसे पहुंच पाएगा, इसके बारे में क्या बताएं आप? देखिए, ऐसा है कि टीयूसीसी एक केंद्रीय श्रम महासंघ है जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि टीयूसीसी संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्र के लिए काम कर रहा है। संगठित क्षेत्र में हमारे रेलवे में, डिफेंस प्रोडक्शन में, कोल में, स्टील में बहुत सारे यूनियन हैं और दूसरे प्राइवेट कल कारखानों में भी यूनियन हैं जो हमारे संगठित क्षेत्र में काम करते हैं। असंगठित क्षेत्र में हमारा दायरा बड़ा है क्योंकि हमारे मेंबरशिप का करीब करीब 80% असंगठित क्षेत्र में है, इसलिए हमारा फोकस भी बड़ा है। असंगठित क्षेत्र में हमारे जो यूनियन हैं उनको हमने तैयार किया है, इस हिसाब से हमने समय समय पर अपनी नीतियों में परिवर्तन किया है, अपनी सोच में परिवर्तन किया है और अपनी जो रणनीति थी उसमें भी हमने परिवर्तन किया है। परिवर्तन इसलिए किया कि आज से कुछ दिन पहले तक, 5 साल 10 साल पहले तक जो ट्रेड यूनियन की संस्कृति थी उसमें केवल था कि हम अधिकारों के लिए केवल लड़ाई लड़ेंगे और हम झंडा डंडा करके प्रदर्शन केवल कर लेते थे और अधिकारी दबाव में आते थे और कुछ योजनाओं का लाभ हमको दे दिया करते थे। लेकिन समय बदला है, परिस्थितियां बदली हैं, इसलिए तौर तरीके भी बदले हैं।
हमने अपने लोगों को इस तरह से प्रशिक्षित किया है या इस तरह से उनको मार्गदर्शित किया है कि ताकि वो वर्तमान बदली हुई परिस्थितियों में असंगठित मजदूरों के लिए कैसे काम करें, इसके लिए रणनीति हमने बनाई है। और वो रणनीति किसी एक राज्य के लिए विशेष नहीं है, हर राज्य के लिए अलग अलग रणनीति है, क्योंकि संगठन का काम करने का तरीका, हमारा भौगोलिक परिस्थितियां हैं, हमारे जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं, इन सबको ध्यान में रख करके हर राज्य के लिए अलग अलग रणनीति बनी है। हमारे केंद्रीय कमेटी के जो विभिन्न राज्यों के प्रभारी हैं वो उन राज्यों में जा रहे हैं, उन राज्यों के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और हर राज्य के हिसाब से अपनी नई नई रणनीति बना के किस तरह से उनको हमें संगठित करना है, एकत्रित करना है और संघबद्ध करना है, और संघबद्ध करके किस तरह से हम सरकार की योजनाओं से उनको जोड़ें ताकि उनको सुविधाएं मिल पाएँ। क्योंकि अकेले सरकार के पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो चाहे तो वो सब कुछ कर सके, या सरकार की जो व्यवस्था है, आप जानते ही हैं कि सरकारी व्यवस्था में हर चीज़ जो ऊपर के लोग सोचते हैं उस तरह से हो नहीं पाता है। इसलिए हम एक जिम्मेदार संगठन के रूप में, चूँकि हम नेताजी सुभाष के राष्ट्रवाद से लैस हैं और हम नेताजी सुभाष के राजनीतिक दर्शन को मान करके चलते हैं, जहां गैर बराबरी की बात है, जहां महिला पुरुष जातिवाद धर्मवाद ये सब को हम दरकिनार रखते हुए श्रमिक जगत के लिए काम करते हैं, तो हमारी सोच ही बड़ी साफ सुथरी है कि हम केवल सरकार के भरोसे नहीं बैठे रहेंगे। हम गांव के एक कोने में बैठा हुआ गरीब आदमी जो हमसे जुड़ नहीं पा रहा, वहां तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे ताकि उस समाज की जो मेन स्ट्रीम है हम उसमें ला सकें और जो कानूनों के द्वारा या जो सरकारी योजनाओं का लाभ है उस तक हम पहुंचाने की व्यवस्था करें। इस तरह की रणनीति हम तैयार कर रहे हैं। तिवारी जी, एक बात और पूछना चाहूँगा कि जैसे कि कभी कभी मजदूरों की शिकायत भी होती है कि उनका काम नहीं बनता, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है और कुछ दलाल ऐसे हैं समाज में जो कि उनसे अनर्गल तरीके से काम करवाते हैं, गलत पैसा लेके करते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। तो क्या यूनियन जितनी आपकी बनी है यहाँ पे, क्या उस विषय में सरकारी तंत्र पर या उन दलालों के ऊपर क्या एक्शन लिया जा रहा है, इसके बारे में विस्तार से बताएं। देखिए, बड़ी साफ सुथरे शब्दों में आपको हम कहना चाहते हैं कि हम सुभाष चंद्र बोस के विचारधारा पर चलने वाले संगठन हैं। हमने बहुत साफ सुथरे शब्दों में अपनी केंद्रीय कमेटी के बैठक में सारे राजनेताओं को निर्देशित किया है कि हमारे संगठन में भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है, पहली। और अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो हमारे पास जानकारी आने के बाद तुरंत हम उसकी इंक्वायरी करेंगे, और अगर पता चला और वो सही पाया गया तो उस पर तुरंत कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी लेवल का ही पदाधिकारी क्यों ना हो। आपको हम जानकारी भी देना चाहते हैं कि 2-3 साल पूर्व हमने, मैं प्रदेश का नाम नहीं लूँगा, अपने एक प्रदेश के अध्यक्ष को हमने संगठन से बर्खास्त किया था केवल भ्रष्टाचार के आरोप में, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हैं, उन्होंने ही इंक्वायरी कमीशन की जांच की थी और उनके निर्देश पर ही उनको बाहर किया गया था। तो इसलिए भ्रष्टाचार की हमारे यहाँ जगह नहीं। एक दूसरा जो मुद्दा है कि और जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, देखिए ये बहुत दुखद पहलू है कि मजदूर जगत में आकर मजदूरों को अधिकार दिलाने के नाम पर अगर कोई मजदूरों के साथ ज्यादती करता है या उनका शोषण करता है तो हम उनको भी उस शोषण करने वालों के ही क्लास में रखते हैं। हम उनको नहीं मानते कि वो श्रमिक जगत का भला करने आए हैं। हम तो ये मानते हैं कि एक शोषण करने वाला जैसे बाहर का व्यक्ति है, एक कंडक्टर है या कोई ठेकेदार है या कोई दूसरा आदमी है या कोई प्रशासनिक अधिकारी है, ठीक उसी तरह से वो भी है। तो हम जिस तरह से मजदूर को इस शोषण के खिलाफ, भ्रष्टाचार से बचाने के लिए जिस तरह से जो भी लड़ाई करनी पड़ती है, चाहे वो व्यक्तिगत लड़ाई हो या प्रशासनिक रूप से उसके खिलाफ केस दर्ज कराना हो या पुलिस में उसके खिलाफ व्यवस्था लेने की बात हो, हमने सबको कहा हुआ है कि इस तरह की जहाँ भी घटनाएं आएँ वहाँ आप एकदम सक्रिय होकर के उसके खिलाफ लड़िए और केंद्रीय कमेटी उसमें पूरा आपका साथ देगी। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। ये तो थे हमारे साथ आज एसपी तिवारी जी, और साथ ही में हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं TUCC के श्री हंसराज अकेला जी, उनसे भी एक खास मुलाकात करते हैं आपके बीच में।